Good morning, friends. Welcome to Prelims Booster Session. So आज बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हम. इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जो टॉपिक्स हैं वो आज हम सिर्फ हिंदी में कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में टॉपिक्स भी कवर करने लगूंगा तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको जो है बहुत मुश्किल होगा समझने में. सो बिकॉज ऑफ too many topics, I've decided that this video will be in Hindi only. कल से हम जो है वो बाकी जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम इंग्लिश में भी डिस्कवर करेंगे और हिंदी में भी डिस्कवर करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है नेशनल एआई पोर्टल. तो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जो है वो लास्ट ईयर जो उसको लॉन्च किया गया था, तो अब 28 मई को इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है. इस पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी इंडस्ट्री ने, और जो है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में है उन्होंने, और नास्कॉम जो है वो आईटी इंडस्ट्री ही है बेसिकली, उन्होंने मिलकर इसको जॉइंटली जो है वो बनाया है. अब ये पोर्टल में बेसिकली क्या होता है कि लोग अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं, आर्टिकल्स शेयर करते हैं, जो है कंपनीज़ जो हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो एआई पे काम कर रही हैं वो अपनी जो है केस स्टडीज़, रिसर्च रिपोर्ट्स वो शेयर करते हैं. तो एक तरह से एक नेशनल लेवल पर ये एक एआई पोर्टल बन गया है जिस पे एआई से रिलेटेड हर न्यूज़ आइटम, क्या रिसर्च चल रही है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी. ठीक है, तो ये इसकी अब एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है युवा प्रोग्राम. युवा प्रोग्राम जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम है जिसमें यंग ऑथर्स को जो है वो एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपने जो हुनर को दिखा सकें. ठीक है, अब युवा प्रोग्राम जो है वो एक इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट, 75 साल इंडिया की जो है इस 2022 में कंप्लीट होंगे. तो उसी का हम जो ये हमारा करंट ईयर चल रहा है 2021 से जो 2022 तक का, उसमें हम जो है उसको इंडिया एट 75 सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव. उसी का ही एक पार्ट है. युवा के अंदर क्या होगा कि जो यंग जनरेशन के राइटर्स हैं उनको जो नेशनल लेवल जो नेशनल थीम्स हैं जैसे कि अनसंग हीरोज़, फ्रीडम फाइटर्स, अननोन एंड फॉरगॉटन प्लेसेस एंड देयर रोल इन नेशनल मूवमेंट, ऐसे ऐसे थीम्स के ऊपर जो है लिखने को कहा गया है. और ऐसे जो लोग इस पे लिखेंगे उनके जो है एक तरह से उसी के बेसिस पर एक स्ट्रीम ऑफ राइटर्स डेवलप करने की बात की गई है इस प्रोग्राम के अंदर. अब इस प्रोग्राम को बेसिकली इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है. अब इसके हाईलाइट्स देखते हैं. ऐसे टोटल 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया जाएगा एक ऑल इंडिया लेवल कॉन्टेस्ट के थ्रू, जो कि mygov.in जो वेबसाइट है उसके थ्रू जो है कॉन्टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है 1 जून से 31 जुलाई 2021 के बीच में. अब ये जो ऑथर सिलेक्ट किए जाएंगे इस कॉन्टेस्ट के थ्रू, उनको जो है जो बड़े एमिनेंट ऑथर्स हैं वो उनको ट्रेनिंग देंगे. उसी के बेसिस पर उनको जो है उनकी जो बुक्स जो होंगी वो रिलीज़ की जाएंगी इन 75 ऑथर्स की. नेशनल यूथ डे, युवा दिवस, जो 12 जनवरी 2022 को पड़ेगा, उस दिन इनकी जो है वो बुक्स को लॉन्च किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ट्रीज़. तो अभी जो है हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें जो है ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं 1800 ट्रीज़ जो है उनको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है. ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से ट्री को उखाड़ के किसी और जगह पर लगाना. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ट्रीज़. तो ट्रीज़ को ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो जो वो ट्री है उसके आसपास की जो है मिट्टी को खोदा जाता है. ठीक है, फिर उसको रूट्स के समेत जो है वो निकाल लिया जाता है और उसकी रूट्स के ऊपर जो है वो वेट गनी बैग्स बांध दिए जाते हैं ताकि जो है पेड़ को पानी जो है वो मिलता रहे. ठीक है, एक तरह से समझ लो उसके ऊपर जो है ये गनी बैग्स जब बांध दिए हैं फिर उस पेड़ को लेके जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन ट्रक्स या जिसमें भी आप ट्रांसपोर्टेशन के किसी भी उसमें मेथड में के थ्रू लेके जा सकते हो. फिर उसको जो है ट्री को नर्सरीज में जो है कुछ टाइम के लिए रखा जाता है. जिस जगह पे उसको ट्रांसप्लांट करना है उस सॉइल को भी वहाँ पर लेके जाया जाएगा. उस सॉइल में उन ट्रीज़ को रखा जाता है ताकि वो एक्लेमेटाइज हो जाए, मतलब उनको उस सॉइल में रहने की आदत बननी शुरू हो जाए. जब उनको लगता है कि हाँ उसकी आदत पड़ गई है उस सॉइल में रहने की, उस ट्री को फिर उस जगह पर ले जाकर जहाँ पर खड्डा खोदा हुआ है वहाँ पर जाके ट्री को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है जो नवी जगह है. ठीक है, पर क्या ये मेथड बिल्कुल फुल प्रूफ है? नहीं. सर्वाइवल रेट देखा गया है कि ऐसे ट्रांसप्लांट ट्री का सिर्फ 50% है, सिर्फ 50% ही पेड़ जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं और एक ट्री को दोबारा से वैसे ही फुली ग्रो होने के लिए 10 साल तक लग सकते हैं. ठीक है, तो अब ये सर्वाइवल रेट ही एक तो पहली बात तो 50% है और 10 साल लग जाएंगे फुल उसको ग्रो होने में.
फिर जो है सारे ट्रीज जो है उनको तो ट्रांसप्लांट किया भी नहीं जा सकता, कुछ ट्रीज जो हैं सिर्फ उन्हीं को ही ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जैसे कि पीपल, फिकस, सेमल, शीशम, ये सब जो है ये इनको ट्रांसप्लांटेशन करना की पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जिनको ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। अब जिस ट्री का टैप रूट सिस्टम है उनको ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। टैप रूट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बीट रूट हो गया, कैरेट हो गया, जिनकी जड़ें बहुत फाइबर जैसी होती हैं, जो बहुत ही पतली पतली जड़ें होती हैं, जो कि बहुत अंदर तक जो सॉइल के अंदर गई होती हैं। जैसे आपको पता होगा कैरेट के आप देखोगे जो जड़ें हैं वो टैप रूट सिस्टम है, तो उनको हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो है रूट वो बहुत ज़्यादा सॉइल के अंदर तक जा चुकी है। ठीक है, तो उनको अगर आप बिल्कुल भी निकालने की कोशिश करोगे तो वो डैमेज हो जाएंगी, इसलिए उसको ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट टॉपिक है 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो अभी रिसेंटली जो है 43rd जो है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की गई है। अब इस मीटिंग का असली मोटिव था कि जो कोविड रिलेटेड गुड्स हैं उनको जीएसटी से एग्जेम्प्ट करना, जैसे कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, मेडिकल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए इक्विपमेंट चाहिए होती हैं, इन सब को जो है बेसिकली वो एग्जेम्प्ट करने का जो है वो मीटिंग की गई थी, इसलिए जीएसटी काउंसिल की ये मीटिंग की गई है। फिर जो ब्लैक फंगस के लिए जो है हमारी जो मेडिसिन है एम्फोटेरिसिन बी, उसको भी जो है वो आईजीएसटी उसको एग्जेम्पशन मिल गई है, उसके ऊपर भी जीएसटी अब नहीं लगेगा। फिर और भी है लिम्फेटिक फिलियरेसिस जो है एक और बीमारी है, उसके लिए जो ड्रग चाहिए होता है डाइथेलकार्बामाजीन टैबलेट्स, उसको भी जो है वो उसका जो जीएसटी है उसको 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। फिर जो रो एमआरओ सर्विस होती हैं जो हमारी शिप्स और वेसल्स के लिए, उसमें भी जो है जीएसटी को 18% से रिड्यूस करके 5% कर दिया गया है। अब जीएसटी काउंसिल के बारे में देखते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279A के अंडर जो है इसको बनाया गया है, और इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो जीएसटी काउंसिल को अपॉइंट करते हैं, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 279A के अंडर। इसको चेयर कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे, वो चेयरपर्सन होते हैं इसके। फिर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं जो फाइनेंस के, वो इसके मेंबर होते हैं। और जो फाइनेंस मिनिस्टर्स या फिर जो कोई भी मिनिस्टर जो स्टेट्स जो नॉमिनेट कर सकती हैं फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा किसी और को भी, वो जो है स्टेट्स के जो की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो भी इसके मेंबर होते हैं। 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर जो है उनका होना ज़रूरी है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के लिए, क्योंकि वो उतना कोरम है, अगर उससे कम मेंबर्स अवेलेबल हैं तो वो मीटिंग नहीं होगी जीएसटी काउंसिल की। डिसीजंस जो है जीएसटी काउंसिल के वो मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, 3/4 मेजॉरिटी वोट जो है वेटेड वोट्स अगर कास्ट की गई हैं उसी के बेसिस पर जो है वो डिसीजन लिया जाता है। अब इन वोटिंग में जो वेटेड वोट्स हैं उसमें जो है सेंटर का जो शेयर है वो 1/3 वेटेज होती है, 1/3 वोट्स का जो शेयर है वो सेंटर के पास होता है। बाकी जो है फिर स्टेट्स की वोटिंग के हिसाब से जो है डिसीजन लिया जाता है। 3/4 जो है, जब तक 3/4 वोट्स नहीं पड़ेंगी किसी भी डिसीजन के फेवर में, तब तक वो डिसीजन जो है वो नहीं लिया जा सकता है। तो जीएसटी काउंसिल है क्या? ये की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसके बेसिस पर जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जैसे कि जीएसटी के किस चीज़ के ऊपर रेट कम करना है, किस पे बढ़ाना है, किसको एग्जेम्पशन देनी है, डेट ऑफ फॉर्म्स क्या होनी चाहिए, टैक्स के क्या लॉज होने चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजाग। तो हमारे जो एनएसए अजीत डोवाल हैं उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है सजाग, उसको जो है वो कमीशन किया है। मतलब कमीशन का मतलब क्या होता है? इन सर्विस आना। ठीक है, बन के खड़ा हो जाता है, उसके बाद उसको कमीशन करना पड़ता है कि जब वो सर्विस में आ जाता है। ठीक है, तो अब वो सर्विस में आ गया ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजाग, जिसको हमारे मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो हमारे इंडिजिनसली इसको बनाया गया है इस ऑफशोर पेट्रोल वेसल को। अब जनरली जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो शिप्स हैं उसको हम कंट्री में ही बना रहे हैं, अपनी इंडिया में ही बना रहे हैं। बहुत सारे शिपयार्ड्स हैं हमारे, जैसे कि ये गोवा शिपयार्ड है, फिर हमारे और भी बहुत सारे कोचीन शिपयार्ड है, ये सारे जो हैं अब ये हमारे जो इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स हैं उनको यही बनाते हैं। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। इंडिया के जो मैरीटाइम इंटरेस्ट्स हैं और जो मैरीटाइम लॉ है उसको इन्फोर्स करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को बनाया गया है। अब इसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सिर्फ कोस्टल रीजन्स तक नहीं है। ठीक है, याद रखना, सिर्फ कोस्टल रीजन्स तक। अब नाम से आपको लगेगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड तो सिर्फ कोस्ट की ही रक्षा करते हैं, ये नहीं, इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो पूरे इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स तक है। ठीक है, जो उसका कॉन्टिग्यूअस जोन
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल वाटर्स के आगे तक होता है ना, आपको पता है, कॉन्टिग्यूस जोन, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वहां तक जो है पूरे मैरीटाइम लॉ को जो है एनफोर्स करने का काम इंडियन कोस्ट गार्ड के पास है। ठीक है, 1971 की वॉर के बाद इंडिया को रियलाइज हुआ कि सिर्फ टेरिटोरियल बॉर्डर्स जो हैं वो ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मैरीटाइम बॉर्डर्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक कमेटी बनाई गई, रुस्तम जी कमेटी, उन्होंने उनके ही जो है रिकमेंडेशन के बाद जो है इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो एक कोस्ट गार्ड एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया। तो 1978 कोस्ट गार्ड एक्ट जो है उसके थ्रू जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को बनाया गया और एक इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया इसको बनाया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है इंडियन कोस्ट गार्ड। अब याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए फैक्ट कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर इंडियन कोस्ट गार्ड आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो एनसीपीसीआर जो है उसने डिसाइड किया है कि जो बाल स्वराज पोर्टल है उसमें जो कोविड से रिलेटेड, जो कोविड से जो जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई है या उनके किसी गार्डियन की डेथ हो गई है, तो उन सब के जो है डेटाबेस बनाया जाएगा और वो बाल स्वराज जो उनका पोर्टल है एनसीपीसीआर का, उस पर डाला जाएगा। और एनसीपीसीआर ये नज़र रखेगा कि स्टेट्स उनको जो है वो कैसे केयर कर रही हैं और स्टेट्स को फंड भी करेंगे। ठीक है, अब फंड कैसे कैसे चलेगा ये प्रोग्राम, ये आके भी हम देखते हैं। ठीक है, अब डिटेल्स इसकी क्या है कि इस पोर्टल को वैसे तो बनाया गया था असल में, बाल स्वराज पोर्टल को, कि जिन लोगों के जो है जो जिन बच्चों की जो को केयर की ज़रूरत है, जो कि वल्नरेबल है हमारी सोसाइटी में, उनको जो है इस पर रजिस्टर किया जाता था और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से एनसीपीसीआर जो है वो नज़र रखता था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है इन बच्चों की केयर कैसे की जा रही है। लेकिन अब जो है जिनके दोनों पेरेंट्स बच्चों के कोविड से डेथ हो गई है या फिर किसी एक पेरेंट की डेथ हो गई है अगर कोविड से और उनको केयर की ज़रूरत है, तो उनको उन बच्चों की भी जो है इस बाल स्वराज पोर्टल पे जो है स्टेट्स को कहा है और यूटीज़ को कहा है कि आप इस पे रजिस्ट्रेशन करो, हम इनके लिए फंड्स देंगे, आप इनकी केयर कर सको, उसके लिए हम फंड्स देंगे। ठीक है, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ बनाई जाती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो जो है सेक्शन 227 सब सेक्शन 1 के अंडर जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ सारी स्टेट्स जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में बनाती हैं। वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ जो है वो बच्चों की जो है केयर करती हैं, उनकी नीड्स का ध्यान रखती हैं। उसी चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ में इन बच्चों का जो जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है उनकी केयर के लिए जो है ये प्रोविज़न बनाया गया है कि बाल स्वराज पोर्टल पे इन चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ में इन बच्चों को रजिस्टर किया जाएगा और फिर इसी बाल स्वराज पोर्टल के थ्रू ही जो है एनसीपीसीआर ये नज़र रखेगा कि इन बच्चों को केयर मिल रही है या नहीं मिल रही है, जो है जो ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट कर रही है, क्या वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ उनका ध्यान रख रही हैं, कितना उनको फंड चाहिए, तो उसके लिए सारा सपोर्ट जो एनसीपीसीआर देगा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी पहल है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बेसिकली। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने देखा होगा कि पीएम केयर्स ने भी जो है वो बहुत सारी जो है वो कुछ हेल्प करने की कोशिश की है, उसको भी हम आगे देखते हैं अभी वीडियो में। तो अब इसके अंदर ये भी देखा जाएगा कि स्टेट्स को क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है कि वो उन बच्चों को जो है वो हेल्प कर सके। तो उस अगर लगेगा तो बाल स्वराज पोर्टल के थ्रू ही जो वो ट्रैक कर रहे हैं तो वो हेल्प भी देंगे, स्टेट्स को फाइनेंशियल पैसा भी देंगे ताकि वो उन बच्चों की केयर कर सके। अब एनसीपीसीआर के बारे में देखते हैं। एनसीपीसीआर जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि उसको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। अब इसका बेसिक काम यह है कि क्या इंडिया में सारी लॉज और पॉलिसीज़ जो हैं वो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का ध्यान रख पा रही हैं या नहीं रख पा रही हैं। तो ये बच्चों के जो राइट्स हैं उसका ध्यान रखने के लिए इसको बनाया गया है। और यूएन का जो कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड है उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंडिया में ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, उसका भी जो काम का ध्यान है ये एनसीपीसीआर ही रखता है। चाइल्ड की डेफिनेशन ये देते हैं कि 0 से लेके 18 ईयर्स तक के जो भी लोग हैं वो चाइल्ड है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, एनसीपीसीआर जो है वो 2 और एक्ट्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता है। एक तो पॉक्सो एक्ट हमारा, ठीक है, दूसरा राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो इन दोनों के अंदर भी जो राइट्स, जो चिल्ड्रन के राइट्स हैं उसका ध्यान भी जो है एनसीपीसीआर रखता है। एनसीपीसीआर एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने देखा इस एक्ट के अंडर बना है। ठीक है, उसके चेयरपर्सन हो गए एक पर्सन ऑफ एमिनेंस जिनका रिकॉर्ड वेल रिकॉर्ड हो कि वो चाइल्ड वेलफेयर में वो बहुत काम कर चुके हैं, वो चेयरपर्सन होंगे। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो
बेसिकली अपॉइंट करती है। फिर 6 मेंबर्स होंगे जिसमें से जो है 2 मिनिमम जो है वुमेन मेंबर होनी चाहिए। बाकी तो टोटल मेंबर्स हैं उनमें से समझ लो आप इस फील्ड्स में से वो मेंबर होने चाहिए कि एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने कुछ काम किया हो, चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड केयर के फील्ड में उनका, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सब जो फील्ड में अगर उनका कंट्रीब्यूशन है तो उनको मेंबर बनाया जा सकता है। और इन 6 मेंबर्स में से मिनिमम जो है 2 तो वुमेन मेंबर्स होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पावरमेंट ऑफ कोविड-19 अफेक्टेड चिल्ड्रन। तो अब ये हम देखते हैं कि पीएम केयर्स जो है उसमें से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम चलाई है कि पीएम केयर्स कैसे इन बच्चों को हेल्प करेगा जिन्होंने अपने जो है पेरेंट्स या फिर अपने गार्डियन को खो दिया है। ठीक है। तो अब कहा गया है, अब ऐसा देखा गया है कि जिनके जो है बच्चे मतलब जिन्होंने अपने बोथ पेरेंट्स को खो दिया है, तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उनके हिसाब से ऐसे अभी तक जो है पिछले जो सेकेंड वेव में 577 बच्चे थे जिनके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई है कोविड की वजह से। अब ये सिर्फ सेकेंड वेव का आंकड़ा है, फर्स्ट वेव के टाइम से लेके अभी तक का आंकड़ा टोटल अभी जो है वो नहीं पता है। ठीक है। तो रिसेंट आंकड़ा आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ कि 577 चिल्ड्रन जो है उनकी डेथ हो गई, उनके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई है। तो उनके लिए जो पीएम केयर्स जो है उन्होंने स्कीम चलाई है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। ऑफ कोर्स ये सिर्फ सेकेंड वेव वाले नहीं, जिनके पेरेंट्स की कोविड-19 से डेथ हुई है इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, जब से कोविड शुरू हुआ है उन सब के लिए स्कीम है। अब उसमें क्या है कि फिक्स डिपॉजिट खोला जाएगा उस बच्चे के नाम पे 10 लाख रुपए तक का, और जब वो 18 साल तक का हो जाएगा तब तक के लिए ये उनका जो है एफडी चलेगी। ठीक है। अब जब वो 23 साल के हो जाएंगे उनको फिर ये 10 लाख की अमाउंट मिलेगी, और लंपसम अमाउंट मिलेगी उनको, चाहे वो पर्सनल यूज़ करें चाहे वो इसका प्रोफेशनल यूज़ करें। फिर स्कूल एजुकेशन, जो चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर्स हैं उनको नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय में या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवाने का काम और उनकी फीस का काम जो है वो पीएम केयर्स ही करेगा। ठीक है। फिर स्कूल एजुकेशन, जो बच्चे 11 से 18 साल के हैं उनको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय एटसेट्रा, इन सब में, या इवन जो है जैसे केंद्रीय विद्यालय, इन सब में अगर जो एडमिशन जो है या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन जो है वो दिलवाने का और उसका खर्चा उठाने का काम पीएम केयर्स के थ्रू ही किया जाएगा। फिर हायर एजुकेशन में भी जो है अगर लोन चाहिए तो उसके भी लिए भी हेल्प करेंगे, जो लोन का इंटरेस्ट है वो भी पीएम केयर्स जो है वो पे करेगा। ठीक है। अब पीएम केयर्स हम कई बार हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इस बार उसको कवर नहीं किया है कि पीएम केयर्स क्या है। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि पीएम केयर्स एक फंड है जो कि एक ट्रस्ट है बेसिकली, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, ये सब उसके मेंबर्स हैं और वो फंड को चलाते हैं। बेसिकली वो एक ट्रस्ट है और उसमें डोनेशंस जाती हैं, आपको टैक्स एग्जेम्पशंस मिलती हैं। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है बनाया था, सिर्फ कोविड के लिए ही नहीं बनाया है, ये चाहे कोविड चला भी जाएगा तो आगे जितने डिजास्टर्स हैं उसको डील करने के लिए भी इसको बनाया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाएगी उनको, बच्चों को। आयुष्मान भारत स्कीम जो है पीएमजे के अंडर उनको 5 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगी उन बच्चों को जो एलिजिबल बच्चे हैं। ठीक है। उनका जो प्रीमियम होगा वो अमाउंट भी जो है वो पीएम केयर्स ही भरेगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डाउरी डेथ्स। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जो सेक्शन 304 बी जो आईपीसी का है जिसमें डाउरी डेथ से डील करता है कि डाउरी के मांगने की वजह से जो है उनको बहू को मार दिया गया है, उसके साथ जो उसका स्कोप है उसको बढ़ा दिया है और ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है। अब डाउरी डेथ्स जो हैं वो 40 से 50% जो है वो इंक्रीज हो गई है 1999 से लेके 2018 तक। अब अभी तक क्या होता था कि सेक्शन 304 जो बी है उसकी बहुत नैरो रीडिंग करते थे जो हमारे कोर्ट्स होते थे। ठीक है। अपार्ट मतलब जो हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर जो भी कोर्ट्स होते हैं हमारे लोकल लेवल पर, वो इसकी बहुत ही नैरो रीडिंग करते होते थे। उसकी जो अब जो सेक्शन 304 बी जो है उसकी जो स्कोप को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया गया है। ठीक है। तो अब सेक्शन 304 बी जो है वो ये कहता है कि अगर किसी विमेन है जो जिसकी डेथ हुई है उसकी बॉडी पर बर्न्स हों या कोई इंजरीज हों, ठीक है, जो कि पिछले 7 उसकी मैरिज, अब उसकी मैरिज जो है जब हुई है उसके 7 साल के बीच में ही वो होनी चाहिए। ठीक है। कि एक उसको मारने की मतलब बेसिकली क्या है ये
कि उसको मारने की कोशिश की गई है बहू को। वो कैसे प्रूव करेगी? वो दिखाएगी कि देखो मेरी बॉडी पे बर्न्स हैं, बॉडीली इंजरीज हैं, या फिर उसके, और वो कब तक उसकी वैलिडिटी कब तक है कि मतलब 7 साल के मैरिज के अंदर अगर उसके ऊपर ऐसा कुछ उसको प्रताड़ना की गई है तो ये केस बनेगा उनके इन लॉज पे और उसके हस्बैंड के ऊपर कि उन्होंने जो है डाउरी डेथ एक तरह से कोशिश किया उस अपनी बहू को डाउरी के लिए मारने के लिए। ठीक है, अब उसको क्रुएलिटी और हरासमेंट जो है वो अपनी अगर वो इन केस ऑफ कोर्स इन केस अगर डेथ हो जाती है तो जो है क्रुएलिटी और हरासमेंट जो है वो डेथ से बिल्कुल पहले, सून बिफोर डेथ, डेथ जो है वो प्रूव होनी चाहिए कि उसकी डेथ से बिल्कुल पहले जो है उसके ऊपर क्रुएलिटी और हरासमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो अभी क्या होता था कि जो हमारे कोर्ट्स होते थे वो इस क्लॉज को बहुत लिटरली जो है वो एक तरह से इंटरप्रेट करते थे। मतलब कई केसेस में क्या होता था कि विमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से इंजरी है, उसको मारा मारा पीटा जा रहा है, लेकिन जब उसकी डेथ हुई है विमेन की तो उससे इमीडिएट पहले उसके ऊपर, चाहे हो सकता है कि उसको ना मारा गया हो, ठीक है, वो मेंटली जो है वो तंग होने की वजह से उसको वो है उसकी डेथ हो गई हो या कुछ हो, अब उसका लिंक तो डाउरी से ही है, लेकिन उसकी डेथ से इमीडिएटली पहले उसके ऊपर जो है वो कोई क्रुएलिटी या हरासमेंट नहीं हुई होगी, नहीं हो, तो कोर्ट्स क्या कहते थे कि नहीं, जो है डेथ से इमीडिएटली पहले तो आपके ऊपर कोई इस पर्सन के ऊपर कोई क्रुएलिटी या हरासमेंट नहीं हुई थी, इसलिए सेक्शन 304 बी जो है वो नहीं लग सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इमीडिएटली बिफोर नहीं होता, सून बिफोर डेथ का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि हरासमेंट उसकी हुई हो और प्रॉक्सिमेट लिंक हो, मतलब कि इसकी आपको थोड़ी लिबरल इंटरप्रिटेशन करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि डेथ से बिल्कुल पहले आपको मारा पीटा गया हो, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डेथ से आपके पहले, अब वो टाइम ऐसा नहीं है कि 30 तारीख को डेथ हुई है और आपको 29 और 28 तारीख को मारा गया हो तभी हम मानेंगे कि आपकी डाउरी डेथ है। हो सकता है आपको फरवरी में मारा हो, मार्च में मारा हो, या पहले आपको मारा जा रहा है, अभी आपको चाहे इमीडिएटली पहले नहीं मारा गया हो, लेकिन जो है उससे पहले अगर आपको मारा गया तो भी जो है वो एलिजिबल होगा कि वो डाउरी डेथ ही है। सेक्शन 304 बी के अंदर इमीडिएटली नहीं जो है वो प्रोविजन हटा दिया, उन्होंने कहा कि लिबरल इंटरप्रिटेशन करो इसकी। ठीक है, अब और उन्होंने बोला है कि सेक्शन 313 सीआरपीसी का क्या कहता है कि जो पर्सन अक्यूज्ड है, अब समझ लो इस केस में हस्बैंड अक्यूज्ड है अगर, ठीक है, कि हस्बैंड के ऊपर ये चार्जेस लगे कि उसने डाउरी डेथ के लिए मार दिया है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है कि आपके खिलाफ जो एविडेंस आया उसके बारे में आप बताओ कि आप जो है क्यों गुनहगार नहीं हो, क्या ये एविडेंस सही है या गलत है। उसको बहुत जो है कैजुअल वे में कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स लेते होते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इसको बहुत सीरियस वे में लेना है कि जो अक्यूज्ड है वो क्या ये प्रूव कर पा रहा है कि उसने उसके खिलाफ जो एविडेंस है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो उसको कैजुअल वे में नहीं लेना है। तो दो चेंजेस उन्होंने एक तरह से बोले हैं कि एक तो ये इमीडिएटली पहले उसके ऊपर क्रुएलिटी नहीं होनी चाहिए, सफिशिएंट आपको लिबरल इंटरप्रिटेशन करनी है। दूसरा, सेक्शन 313 जो एविडेंस आपको, जो अक्यूज को अपने खिलाफ जो है वो डिसअप्रूव करना है या उसको झूठा साबित करना है, उसको कैजुअल वे में नहीं लेना, उसको आपको बहुत सीरियस वे में लेना है, कोर्ट्स को ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वाई एडिबल ऑयल्स आर कॉस्टलियर। तो एडिबल ऑयल्स के जो प्राइजेस हैं वो कुछ महीनों से जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ये देख लेते हैं कि क्यों बढ़ रहे हैं। अब देखो, ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति, इन सब की जो ऑयल के जो चार्जेस, वो जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 20% से लेके 56% तक जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे बढ़ चुके हैं। तो इंडिया में कितना ऑयल कंज्यूम किया जाता है? इंडिया में जो ऑयल की एडिबल ऑयल की कंजम्पशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, पहले 0.37 kg पर कैपिटा जो है कंजम्पशन होती थी मंथली, वो ऑलमोस्ट बढ़ के अब 0.48 kg रूरल एरियाज़ में हो गई है। 0.56 kg की जो हमारी अर्बन एरियाज़ में पहले होती थी वो 0.66 kg अब अर्बन एरियाज़ में हो गई है। ठीक है, अब इंडिया में कंजम्पशन है 23 ऑलमोस्ट, अब इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ फिगर को, कि 24 से 26 मिलियन टन्स की हमारी डिमांड है वेजिटेबल ऑयल्स की, इतनी कंजम्पशन लगभग होती है, लेकिन हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिर्फ 9 से लेके 11 मिलियन टन्स है। ठीक है, तो हमारी मतलब जितनी डोमेस्टिक हम प्रोड्यूस करते हैं उससे डबल हमारी यहाँ पर डिमांड है, तो इसलिए ऑफ कोर्स इंडिया को डिपेंड करना पड़ता है इंपोर्ट के ऊपर। अब इंपोर्ट जो है वो
उसकी उसमें क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इंटरनेशनल प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि यूएस में ये सोयाबीन ऑयल जो है उससे रिन्यूएबल फ्यूल जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूएस, ब्राज़ील और अदर कंट्रीज़ में। तो उससे जो है उसकी डिमांड बढ़ गई है। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर चाइना में भी जो है एडिबल ऑयल जो है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी वजह से भी प्राइस बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है तो उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। फिर जो सबसे ज़्यादा एडिबल ऑयल जो प्रोड्यूस करती हैं कंट्रीज जैसे मलेशिया, वहाँ पर लेबर इश्यूज हैं कुछ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लेबर इश्यूज की वजह से जो है वहाँ पर सप्लाई उतनी नहीं आ पा रही है वहाँ से हमको, तो जब सप्लाई भी कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसलिए उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। ला नीना के इम्पैक्ट की वजह से भी जो है वो जो पाम ऑयल और सोया प्रोड्यूसिंग एरियाज है वहाँ पर उसकी खेती उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से भी प्राइस बढ़ रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही है। अब इंडिया के पास क्या जो है वो ऑप्शंस हैं? इंडिया के पास ये ऑप्शंस हैं कि जो ये एडिबल ऑयल जिसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो उसमें जो है इंपोर्ट ड्यूटीज़ को हम कुछ टाइम के लिए कम कर दें ताकि जो कंज्यूमर है उनको थोड़ी राहत मिल सके इस प्राइस से, ठीक है। क्योंकि अभी आप देखो 59.4% के करीब जो है इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं हमारे पाम ऑयल के ऊपर, और जो क्रूड पाम ऑयल है वो फ्री है, उसके ऊपर जो है जो है इंपोर्ट ड्यूटीज़ उतनी नहीं है। लेकिन जो पाम ऑयल आरबीडी पाम ऑयल है, जो रिफाइंड ब्लीच्ड और डिओडराइज्ड पाम ऑयल है, उसके ऊपर जो है वो उसका जो है एक तरह से जो इंपोर्ट है वो रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट है। तो इसको भी खोलने की ज़रूरत है, इसको ओपन कर दो। जैसे कि अभी इसका फ्री इंपोर्ट अब एक इसका है, क्रूड पाम ऑयल को आप जितना मर्जी इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आरबीडी पाम ऑयल जो है उसका रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट है। ये रिस्ट्रिक्शन भी गवर्नमेंट को हटानी चाहिए ताकि जो है जितनी डिमांड है उसके हिसाब से इंपोर्ट किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है जेनोसाइड इन नामीबिया। तो अभी हमने देखा था जैसे फ्रांस ने अपोलोजाइज किया है, तो जर्मनी ने नामीबिया में जो जेनोसाइड किया था जर्मन फोर्सेस ने, उसके लिए जर्मनी ने जो है वो अपोलोजाइज किया है और बोला है कि हम जो है 1.1 बिलियन डॉलर यूरोस, मतलब 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो जर्मनी जो है वो पे करेगा नामीबिया को। तो 1904 से लेके 1908 के बीच में जर्मनी जो वो कॉलोनियल एम्पायर था, जर्मनी का जो कॉलोनियल एम्पायर था नामीबिया में, उधर हेरेरो और नामा ट्राइब्स, ये दो ट्राइब्स ही उनके ऊपर जो है बहुत एक तरह से अत्याचार हुआ था, उनका जेनोसाइड किया था जर्मनी ने। उसके लिए उन्होंने अभी माफ़ी मांगी और जो है अब कहा है कि हम जो है वो पैसा देने को तैयार हैं, उनको रेपरेशंस देने को तैयार हैं। तो ये हुआ क्या था, ये जेनोसाइड देखते हैं। 1884 से लेके 1890 तक जो था वो जर्मनी ने जो नमीबिया है उसके, जो उस टाइम पर ऑफकोर्स नमीबिया नहीं होता था, उस टाइम पर जो ये साउथ अफ्रीका का ही एक तरह से एक पार्ट था बहुत बड़ा, उसको जर्मनी ने कॉलोनाइज किया हुआ था। 1903 में 3000 जर्मन सेटलर्स वहाँ पर जो है वो आ चुके थे। उनके लोकल ट्राइब्स के साथ जो है टेंशन शुरू हो गई, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर उनके लैंड और रिसोर्सेज जो है वो हड़पने लग गए। 1904 में वहाँ पर नेशनलिज्म आया नमीबिया में, हेरेरो नेशन नाम से, मतलब वहाँ की जो हेरेरो, ये जो कम्युनिटी थी, जो हेरेरो और की कम्युनिटी थी, उनमें नेशनलिज्म आया। उन्होंने जो है जर्मन्स के खिलाफ रिबेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद नामा ट्राइब ने भी रिबेल कर दिया। फिर जो है जर्मनी ने उनको जो है हेरेरो फाइटर्स को और जो है नामा फाइटर्स के ऊपर एक तरह से जेनोसाइड किया। 80,000 जो है हेरेरो को जो है उनको मारा बैटल ऑफ वाटरबर्ग में। उसमें से सिर्फ 15,000 बच पाए और जो है बाकी सब ऑलमोस्ट मर गए। बहुत सारे जो नामा और हेरेरो मैन, वेमेन और चिल्ड्रन थे उनको कालाहारी डेजर्ट में उनको उन्होंने एग्जाइल पे भेज दिया, भगा दिया वहाँ से। और उनमें से बहुत सारे जो हैं वो थर्स्ट से ही मर गए, पानी तक भी उनको नहीं मिला वहाँ पर। तो बाकियों को कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया, फोर्स्ड लेबर की तरह उनका यूज़ किया, ठीक है। फिर जो है 1915 जो है उस टाइम पर जो है जर्मनी जो है उनका रूल ख़त्म हो गया नमीबिया में। उसके बाद जो है नमीबिया साउथ अफ्रीका का पार्ट बन गया और 75 साल तक वो साउथ अफ्रीका का पार्ट रहा। 1990 में उनको इंडिपेंडेंस मिल गई, नमीबिया एक सेपरेट कंट्री बन गया। नेक्स्ट टॉपिक है वीर सावरकर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने ट्रिब्यूट्स पे किए हैं वीर सावरकर जी को। 28 मई को उनकी जयंती होती है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वीर सावरकर जो हैं वो हिंदुत्व फिलॉसफी को उन्होंने जो है वो इंडिया में जो है वो फॉर्मुलेट किया था। वो जो है एथिज्म और रैशनैलिटी की बात करते थे। वो कहते थे कि कोई भगवान नहीं है, एथिज्म को वो प्रमोट करते थे, और रैशनैलिटी, वो रिलीजन के भी खिलाफ थे, ठीक है। फिर वो कहते थे कि जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीफ है वो
ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी जो ये हमारी मान्यताएं वगैरह हैं वो इसके खिलाफ थे। इवन काउ वर्शिप तक को भी वो कहते थे कि सुपरस्टिशियस है, ये सुपरस्टिशंस नहीं होने चाहिए। कास्ट के भी बिल्कुल अगेंस्ट थे वो, ठीक है। बिल्कुल मॉडर्निस्ट और फ्यूचरिस्टिक उनका विजन होता था, ठीक है। 19 जो है ये लंदन में जब वो वीर सावरकर जो थे उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को जो है एक तरह से इंस्पायर किया था, नेशनलिज्म भरा था उनके अंदर, तो उसके बाद उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी वहाँ के जो स्टूडेंट्स ने फाउंड की थी। उनका मेन जो टारगेट था वो था स्वदेशी गुड्स। वो स्वदेशी गुड्स जो फॉरेन गुड्स आई एम सॉरी जो विदेशी गुड्स होते थे, जो फॉरेन गुड्स होते थे, उसके खिलाफ उन्होंने कैंपेन चलाया और आइडिया ऑफ स्वदेशी को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। 1905 में उन्होंने जितने फॉरेन गुड्स थे उसको दशहरे की जो बॉनफायर है उसके अंदर उन्होंने आग लगा दी थी, ये दिखाने के लिए कि हम स्वदेशी जो है उसको प्रेफर करेंगे। उन्होंने लीगल डिफेंस जो मदनलाल ढींगरा जी थे, जिन्होंने सर विलियम हट कर्जन वाइली को मारा था, एक तरह से अक्यूज थे उसके लिए वो, उनको भी जो है लीगल डिफेंस दिया था। अब वीर सावरकर ने ही टू नेशन थ्योरी दी थी हिंदुत्व अपनी बुक में, ठीक है। उन्होंने कहा था कि हिंदूज और मुस्लिम जो हैं वो टू सेपरेट नेशंस हैं। अब ये याद रखना ये डिफरेंस क्या है कि कंट्रीज नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला था कि इंडिया और पाकिस्तान डिफरेंट होना चाहिए, उन्होंने कहा था कि एक ही कंट्री के अंदर ये दो डिफरेंट नेशंस हैं, ठीक है। 1937 में उन्होंने जो है हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी बने। उन्होंने बोला कि अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पाकिस्तान का बंटवारा जो है एक्सेप्ट कर लिया तो उन्होंने उसका भी अगेंस्ट बोला। उन्होंने बोला कि टू नेशंस तो हैं लेकिन वो एक ही कंट्री के अंदर टू नेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं एक ही कंट्री के अंदर ये टू नेशंस, इसलिए जो है बंटवारा जो है वो सही नहीं है जो कांग्रेस ने किया है। उन्होंने बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो इसमें उन्होंने कहा था कि 1857 जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। तो जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है इंडिपेंडेंट इंडिया, उसने भी बाद में एक्सेप्ट किया कि जो 1857 की सिपाही म्यूटनी थी वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने इस बुक को बैन कर दिया था। लेकिन मैडम भिकाजी कामा जो है उन्होंने ये बुक को नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस में इसको पब्लिश किया था, ठीक है। सो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, इसके ऊपर आप एमसीक्यूज कर लेना। कल से हम इसको बायलैंग्वेज चलाएंगे, क्लास को हिंदी में भी चलाएंगे, इंग्लिश में भी चलाएंगे। आज बहुत सारे टॉपिक्स थे तो अगर मैं आपको इंग्लिश में भी बताता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने आज सिर्फ हिंदी में जो है टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो गुड बाय फ्रेंड्स, वील मीट नेक्स्ट टाइम with new topics. Until then, take care.